हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए न्यू पॉलिटिकल साइंस सेशन। आज हम बात करेंगे फेडरलिज्म एंड लोकल गवर्नमेंट्स में एवोल्यूशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके टाउन या विलेज में कौन तय करता है कि पार्क कहां बनेंगे या फिर कहां पर सड़कें बनेंगी? वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होगा? सोचिए जरा। जी हां, इसका आंसर है लोकल गवर्नमेंट। और यही आज हमारा इशू है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोकल गवर्नमेंट्स कैसे डेवलप हुई इंडिया में। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर लोकल गवर्नमेंट कहते किसे हैं। लोकल गवर्नमेंट दरअसल गवर्निंग बॉडी होती है किसी भी लोकल एरिया में, जो एड्रेस करती है उस कम्युनिटी की नीड्स को, इश्यूज को जो उस स्पेसिफिक एरिया में होते हैं। आइए आप समझते हैं कि अगर रूरल एरियाज हो तो इस लोकल गवर्नमेंट को हम कहते क्या हैं? इनको कहते हैं हम पंचायतें। इसका एक 3 टियर सिस्टम होता है, उसको देख लेते हैं। तो पंचायती राज सिस्टम दरअसल बैकबोन होती है रूरल गवर्नेंस की। और जो ये 3 टियर सिस्टम है, इसमें सबसे नीचे के लेवल पर यानी कि विलेज के लेवल पर होती हैं ग्राम पंचायतें। और अगर हम इंटरमीडिएट लेवल पर बात करें तो पंचायत समिति, और सबसे बड़े लेवल पर बात करें तो जिला परिषद, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वर्क करती हैं। आइए अब जरा समझते हैं कि आखिर इनका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। सबसे पहली बात कि रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर को जो सपोर्ट करना होता है, जो वहां की नीड्स को एड्रेस करना होता है, उसमें बेहद काम आती हैं पंचायतें, क्योंकि लोकल लेवल पर हम प्लानिंग कर सकते हैं। इसी के द्वारा लोकल डिस्प्यूट को भी एड्रेस करने में पंचायतें बड़ी काम आती हैं। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है और यहां पर तो स्टेट भी बहुत बड़े बड़े हैं। देखिए उत्तर प्रदेश अपने आप में कितना बड़ा स्टेट है, या फिर मध्य प्रदेश। अगर किसी गांव के किसी किसान को कोई समस्या है तो क्या वो सीधा कोर्ट जाए? जी नहीं। इंडिया में एक सिस्टम है पंचायतों का, जहां पर वो अपने छोटे इश्यूज को एड्रेस कर सकता है। इसी तरह विमेन के एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, पंचायतों के माध्यम से ये बहुत बेहतर तरीके से एड्रेस होता है। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन ये काफी इफेक्टिव तरीके से होता है पंचायतों में, क्योंकि पंचायतों में ग्राम सभा होती है और ग्राम सभा में 18 साल से उम्र के जितने भी लोग होते हैं वो सभी उसके भागीदार होते हैं। भागीदार मतलब कि वहां निर्णय लेने के भागीदार। तो हम देखते हैं कि ये डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को काफी इफेक्टिव बनाता है। इसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो लोकल लेवल पर वहां की पंचायतें बेहतर तरीके से समझ सकती हैं कि आखिर उनकी नीड्स क्या हैं। सेंटर में बैठी हुई गवर्नमेंट दिल्ली से डिसाइड नहीं कर सकती कि तमिलनाडु में क्या होगा या राजस्थान के किसी गांव में क्या होगा। वहां की पंचायतें इस बात को बेहतर तरीके से समझ सकती हैं कि क्या वहां पुल बनाना है या लाइब्रेरी बनानी है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स की बात करें तो लोकल लेवल पर ये ज्यादा बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट की जा सकती हैं। आइए आप समझते हैं कि इनका सिग्निफिकेंस रूरल एरियाज में आखिर इतना क्यों है। क्योंकि यहां पर टेलर डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। जैसा कि हमने बात की कि हो सकता है मेघालय की कुछ अपनी समस्याएं हो, तमिलनाडु की किसी गांव की अपनी समस्याएं हो, तो वहां का डेवलपमेंट वहां की नीड के अनुसार हो, ये ज्यादा बेहतर है। और यही बात एड्रेस होती है रूरल एरियाज में पंचायतों के माध्यम से। इंक्लूसिव गवर्नेंस, वहां के लोग जब मिलकर बैठते हैं तो अपने चैलेंजेस को बेहतर समझ पाते हैं, उनको बेहतर तरीके से एड्रेस कर पाते हैं। और जब सभी मिलकर निर्णय लेते हैं तो वही तो होती है इंक्लूसिव गवर्नेंस। बॉटम अप अप्रोच ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब नीचे के लेवल पर लोग निर्णय लेते हैं, योजनाएं बनाते हैं, तो फिर उनके इंप्लीमेंटेशन का अप्रूवल ऊपर जाता है। इसी को कहते हैं हम बॉटम अप अप्रोच, और यही रियल डेमोक्रेसी होती है। आइए अब समझते हैं कि ये लोकल गवर्नमेंट
अगर शहरों में हो तो उसको क्या कहते हैं, अर्बन एरियाज में तो उसको कहते हैं म्युनिसिपल गवर्नमेंट। आइए इस चीज को अच्छे से देख लेते हैं हम कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहां पर जो सिटीज हैं उनको एड्रेस करने का मतलब उनके इश्यूज को एड्रेस करने का काम करती हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस। आइए समझते हैं कि इनका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। देखिए, आप समझते हैं कि शहरों में अक्सर काफी ट्रैफिक होता है तो उसके मैनेजमेंट को लेकर ये काम करती हैं। फिर पोल्यूशन, आजकल हम देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों में काफी पोल्यूशन है और ये काम लोकल लेवल पर बेहतर तरीके से हो सकता है कि कैसे हम पोल्यूशन को कम करें। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो तो उसमें भी ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बेहद अच्छा काम करती हैं। लोकल सर्विसेज हो, जैसे कि भाई जन्म प्रमाण पत्र की बात हो या फिर लोकल लेवल पर चाहे आपके मेडिकल सुविधा की बात हो, तो अर्बन एरियाज में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन काफी इफेक्टिवली वर्क करती हैं। लैंड यूज यानी कि उस एरिया में जो सरकार का जो लैंड है उसका क्या बेहतर तरीके से यूज हो सकता है, क्या वहां स्कूल बन सकता है, क्या वहां डिस्पेंसरी बन सकती है, इन सभी बातों को भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन देखती हैं। कम्युनिटी एंगेजमेंट, उस लोकल लेवल पर वहां की कम्युनिटी को एंगेज करने के लिए भी अर्बन एरियाज में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बेहतर तरीके से वर्क करती हैं। आइए अब जरा समझते हैं कि आखिर इनका इतना सिग्निफिकेंस क्यों है। हमने जैसे कि बात की थी कि जो अर्बन एरियाज के चैलेंजेस हैं वो हो सकता है रूरल एरिया से अलग हों, तो उनको एड्रेस करने में, इसी के साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ, उन सिटीजन्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने में भी जो ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो बेहतर रोल अदा करती हैं। सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, ये इस तरह का डेवलपमेंट करने में मदद करती है जो लंबे समय तक चले, है ना। तो इसके लिए भी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो बेहतर काम करती हैं। आइए अब समझते हैं आखिर इन लोकल गवर्नमेंट्स के सामने कोई चैलेंजेस भी आते हैं। जी हां, इनके सामने कई चैलेंजेस आते हैं। सबसे बड़े चैलेंज के तौर पर देखें तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, क्योंकि ये अक्सर स्टेट गवर्नमेंट या सेंटर गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट होती है अपनी फाइनेंशियल एड के लिए। अगर वो टाइम पर ना मिले तो फिर इतना इफेक्टिव वर्क नहीं हो पाता। टाइम पर ना मिले या फिर पूरी तरह से जितनी जरूरत है उतनी फाइनेंशियल एड ना मिले तो भी बड़ी समस्या है। सेंट्रलाइज कंट्रोल, जो पॉलिसीज होती हैं अक्सर वो सेंटर लेवल पर बनती हैं और ये माना जाता है कि उनको इंप्लीमेंट किया जाए पंचायत या म्युनिसिपल गवर्नमेंट के लेवल पर, तो वहां पर भी एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। और जहां पर हम देखते हैं कि सेंटर कहीं ज्यादा प्रभावी होता है तो सेंट्रलाइज कंट्रोल भी एक बड़ा चैलेंज है। यहां पर जरूरत है लोकल ऑटोनॉमी की। इनएफिशिएंसी, हम देखते हैं कि स्लो इंप्लीमेंटेशन भी देखने को मिलता है डेवलपमेंट के मामले में। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट अलग अलग टायर पर वर्क करेंगी, फॉर एग्जांपल सेंटर गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट पे पंचायत या म्युनिसिपल गवर्नमेंट, तो यहां पर ओवरलैपिंग आ सकती है इश्यूज को लेकर। फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट भी स्कूल्स को एड्रेस करती है, लोकल गवर्नमेंट भी प्राइमरी एजुकेशन को एड्रेस करती है, तो हम देखते हैं इनएफिशिएंसी भी कई बार देखने को मिलती है। आइए अब बात करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे लोकल गवर्नमेंट का डेवलपमेंट भारत में हुआ। सबसे पहले बात करते हैं प्री इंडिपेंडेंस इरा की। तो अगर हम देखें 1819-20 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे ब्रिटिश अधिकारी थॉमस मुनरो, जिन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में लोकल गवर्नमेंट की शुरुआत की। लेकिन आने वाले सालों में जो हीरो माने जाते हैं बिफोर इंडिपेंडेंस वो हैं लॉर्ड रिपन, जो वायसराय थे इंडिया में, जिन्होंने बंगाल में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट पास कराया और सही मायने में इंडिया में लोकल गवर्नेंस की शुरुआत हुई। इंडिया आजाद हुआ और हम पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा की अगर बात करें तो 1957 एक इंपॉर्टेंट ईयर, क्योंकि बलवंत राय
मेहता कमेटी प्रपोज करती है कि पावर का डिसेंट्रलाइज होना चाहिए और वो होगा पंचायतों के माध्यम से। फिर हम देखते हैं 1960s में भी 5 ईयर प्लान के माध्यम से फाउंडेशन रखी गई पंचायती राज सिस्टम की। लेकिन यहां बात समझने वाली है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी बात की गई थी पंचायती राज सिस्टम की, अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को देखें, या फिर हम देखते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी या 5 ईयर्स प्लान भी बात कर रहे हैं। लेकिन बड़ा चैलेंज था कि भारत एक बड़ा देश है, हर जगह पर एक जैसी पंचायतें या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो स्थापित नहीं हो पा रही थी। 1976 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में 42nd अमेंडमेंट हुआ, जिसमें इंट्रोड्यूस किया गया पार्ट 9 इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसने मदद करी कि पंचायतें ऑल ओवर इंडिया अच्छे से वर्क करें। 1977 और 78 में अशोक मेहता कमेटी ने 2 टियर पंचायती राज सिस्टम की बात करी, लेकिन उस समय की गवर्नमेंट कुछ ही सालों में गिर गई। आने वाले सालों में अगर हम देखें 1989 में राजीव गांधी ने एक बड़ा प्रयास किया कि इंडिया में पंचायती राज सिस्टम अच्छे से एस्टेब्लिश हो। लोकसभा में बिल पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में वो बिल पास नहीं हो पाया। और आने वाले सालों में हम देखते हैं सबसे बड़ा ईयर माना जाता है 1992। क्यों? क्योंकि यहां पर 73rd अमेंडमेंट हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसने पंचायती राज सिस्टम को पूरे इंडिया में लागू किया, और ये लागू हुआ 1993 में। नाउ इट इज टाइम फॉर योर टास्क। आपको देखना है कि जो हिस्टोरिकल रिफॉर्म्स हुए रिपन एक्ट से लेकर 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तक, उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स कैसे इंडिया में लोकल गवर्नमेंट को शेप किया, कौन से ऑब्स्टेकल्स आए और उसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो पाया या नहीं हो पाया। We will meet in a new session. Till then, keep learning. Bye bye.